नमस्कार। आज आपके लिए लेकर आई हूँ आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, भाई की विदाई। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं भाई की विदाई। दारोगा जी नए डाल के टूटे थाने में आए थे। अधिकार की पुरानी बू दिमाग में थी, अफसरी की धौंस भी थी। ईश्वर की दया से मोटे ताजे घोरे चिट्टे खासे गबरू जवान थे। डींग हाँकना उनकी आदत थी। ठाकुर बताते थे, पता नहीं कुर्मी थे कि काछी। थाने में आते ही उन्होंने सिपाहियों पर रौब गांठना शुरू कर दिया। सिपाही भी एक से बढ़कर एक चंट, सैकड़ों थानेदारों की आंखें देखे हुए, भला इन्हें क्या गिनते। जो नए थे जी हुजूर कहकर भली बुरी सब पी जाते थे। जो पुराने थे वे मुंह पर तो कुछ न कहते, पर पीठ पीछे कल का लौंडा कहा करते थे। सिपाही और जमादार, हेड और मुहरिर, सब खराद के आदमियों ने मिलकर यह योजना कर रखी थी कि किसी मौके पर बच्चू जी को वह चकरा दिया जाए कि थाने का नाम याद रखें। दारोगा जी डाकुओं को पकड़ने के लिए बड़े उत्सुक दिखाई पड़ते थे। अभी तक अच्छी मुहिम से उनका वास्ता न पड़ा था। उन्हें अपनी निशानेबाजी पर नाज था। वह कहा करते थे कि उड़ती चिड़िया के पर काट दूं। सिपाही उन्हें खूब बनाते, तारीफ के पुल बांध देते थे। थानेदार फूलकर कुप्पा हो जाते। वे अक्सर डाकुओं को पकड़ने में फेल होने वाले थानेदारों को जुलाहा कहा करते थे। उनका कहना था कि वह थानेदार ही क्या जो डाकुओं को गिरफ्तार न कर सके। क्रांतिकारी डाकुओं का जोर था। इन लोगों के आतंक से कस्बों और गांवों में घबराहट फैली हुई थी। आए दिन एक न एक वारदात नजर पड़ ही जाती थी। दो एक पुलिस वाले गोली से भी उड़ा दिए गए थे। इसीलिए वे इस मौके पर भीड़ जाने से कतराते थे। परंतु सरकार बड़ी बेढब है। अछताते पछताते जाना ही पड़ता था, परंतु प्रायः सदैव उन्हें निराश ही लौटना पड़ता था। ये पढ़े लिखे जवामर्द नवयुवक डाकू मानो जादू के जोर से सफलतापूर्वक डाके मार ले जाते थे। मानो उन्होंने सरकार के अमन अमान को चुनौती दे रखी थी। सर्दी के दिन थे और बारिश हो चुकी थी। अभी भी आकाश पर बदली छाई हुई थी। ठंडी हवा तीर की भांति चल रही थी। दारोगा जी अंगीठी के सामने बैठे हुए कुर्सियों पर पैर फैलाए, मुंह में सिगार दबाए धुआं फेंक रहे थे। एक आदमी धीरे से सामने आकर खड़ा हो गया। यह दुबला पतला पीले रंग का आदमी था। इसकी आंखें गड्ढे में घुसी हुई थी। बदन पर साधारण धोती और कुर्ता था। सिर पर एक मैली पग थी। उसे देखते ही हेड मुंशी ने अपने रजिस्टर से नजर उठाकर देखा और कहा, अरे तुम हो लाला, आज इधर कैसे भूल पड़े। वह व्यक्ति हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर बोला, दीवान जी, मेरी शामत आई दिखती है, मेरी इज्जत बचाइए। मैं किसी भी भांति। अरे कुछ बोलोगे भी या यूं ही गिड़गिड़ाते जाओगे? कुछ मालूम भी तो हो, आखिर मामला क्या है? यह देखिए सरकार। उसने एक पुर्जा धीरे से मुंशी जी के सामने बढ़ा दिया। पुर्जा देखते ही मुंशी जी उछल पड़े। उन्होंने थानेदार साहब की ओर देखकर कहा, देखिए हुजूर, यह मामला टेढ़ा मालूम होता है। रिवोल्यूशनरी पार्टी का पुर्जा है। लाला से 5,000 रुपये तलब किए गए हैं। दारोगा साहब ऐसे चमके मानो बिजली घूम गई हो। उन्होंने हुक्के की नाल को एक ओर सरकाकर पुर्जे के लिए हाथ बढ़ाकर कहा, देखे देखे। पुर्जा पाकर वे गौर से पड़ गए। उन्होंने मूंछों पर ताव दिया, होठ काटे, फिर धीरे से कहा, यह काम उन्हीं शैतानों का है जिनकी बाबत खबरदार रहने को साहब ने लिखा है। इसके बाद वे लाला से धड़ाधड़ सवाल करने लगे। दारोगा जी की सरगर्मी देखकर लाला जी को कुछ तसल्ली हुई। उन्होंने कहा, हुजूर, मेरे घर में 5 रुपये भी नहीं है। 5,000 कहाँ से दूंगा? और यह तो ढींगा मुश्ती हुई। सरकार की अमलदारी में ऐसा अंधेर। हुजूर माई बाप है। दारोगा जी कुर्सी से उठकर टहलने लगे। वे बीच बीच में जमीन पर पैर पटकते और होठ काटते जाते थे। कभी कभी एकाध शब्द उनके मुंह से निकल जाता था। अंत में उन्होंने मुंशी जी को रिपोर्ट लिखने का हुक्म दिया। फिर लाला से बोले, तो अगर तुम लिखे ठिकाने पर 5,000 रुपया न पहुंचाओगे तो वे घर में डाका डाल देंगे। क्यों? जी हाँ हुजूर, पुर्जे में तो यही लिखा है। ठीक 9 बजे रात को? जी हाँ सरकार। अच्छी बात है, देख लिया जाएगा। तुम किसी से गांव में जिक्र न करना, वरना वे भाग जाएंगे या आएंगे ही नहीं। मैं एक बारगी ही इन बदमाशों को गिरफ्तार करना चाहता हूँ, समझे? तुम बेखटके घर जाकर बैठो, हम ठीक वक्त पर पहुंच जाएंगे। हुजूर, मैं कहीं का न रहूंगा, गरीब बनिया हूँ। सरकार मेरी जान माल। घबरा मत बूढ़े, दारोगा जी ने डांट कर कहा। जा, सब ठीक हो जाएगा। लाला ने दक्षिणा निकाली।
दीवान जी की गद्दी के नीचे सरका दी और कहा, मैं किसी लायक तो नहीं, पर जो बन पड़ेगा खिदमत से बाहर भी नहीं। बेफिक्र रहो लाला, मुंशी जी ने हंसती हुई आंखों से दारोगा जी को घूरते हुए कहा। लाला चला गया। दारोगा जी ने पूछा, क्यों, आसामी कैसा है? लखपति है हुजूर, आसपास के गांवों में लेन देन करता है, मगर है मनहूस मक्खी चूस। आज चांडाल फंसा है। अच्छा देखे तो कितने की बोहनी हुई है? यह देखिए हुजूर। मुंशी जी ने 100 रुपये का नोट गद्दी के नीचे से निकालकर दारोगा जी के सामने पेश कर दिया। दारोगा जी की 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। कमालुद्दीन, तुम पुराने तजुर्बेकार हो, तुम किस किस को ले जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें तो चलना ही होगा। आखिर आप क्या करना चाहते हैं हुजूर? इसके क्या माने? डाकुओं को गिरफ्तार करेंगे? हुजूर, इस ख्याल में न रहना, वे मामूली डाकू नहीं हैं। तुम्हारी राय में वे जिन है? जिन है या फरिश्ते यह तो खुदा ही जाने, मगर देवी सिंह आवाज पर गोली सर करता है, उसकी गोली खाली जाना जानती ही नहीं। और हम यूं ही गाबदू हैं। मियाँ क्या बुजदिलों जैसी बातें करते और कांस्टेबली करते उम्र गुजार दी। मालूम होता है बुढ़ापे में तुम्हारी अकल को मोर्चा लग गया है। इसके बाद उन्होंने कमालुद्दीन की तरफ से मुंह फेरकर दूसरे जवान कांस्टेबल से कहा, तुम कहो रामदीन, क्या कहते हो? हम सरकार के साथ सिर कटाने को तैयार हैं। जौन आप हुक्म देंगे वही करेंगे। सरकार का नमक हाथ है। शाबाश, तुम्हें साथ रहना होगा। और किसे तुम पसंद करते हो? सरकार, गुलाम अहमद और गोपाल पांडे भी अच्छे बाके जवान हैं, इन्हें भी ले लेना चाहिए। कमालुद्दीन ने बीच में ही रोककर कहा। हुजूर, अब बीच में बोलना ही पड़ा। हुजूर की तरह ये लोग भी नए रंगरूट हैं। कभी कवायतें की हैं, मुहिम देखी हैं, सिर्फ दफा 34 में चालान काटे हैं। ये वहां से मुंह की खाकर आवेंगे। दारोगा जी ने क्रुद्ध होकर कहा, कमालुद्दीन, तुम बहुत मुंहजोर हो गए हो। मुझे साहब के पास तुम्हारी रिपोर्ट करनी होगी। तुम्हारी राय में तुम्हारे सिवा और किसी के पास दिमाग ही नहीं है। शह पाकर रामदीन बोला, हुजूर, कमालुद्दीन तो दारोगा होने के लायक है, बेचारे को कांस्टेबल बना कर रखा है। हुजूर सिफारिश कर दे तो अच्छा। कमालुद्दीन वहां से खिसक गया और दारोगा जी ने अपनी पसंद के 8 मजबूत सिपाही चुनकर उन्हें चाक चौबंद रहने, गोली बारूद बंदूक कीरच ठीक रखने का हुक्म दे दिया। गांव कोई 5-6 कोस पर था। पार्टी ने तीसरे ही पहर कूच कर दिया। रास्ते भर दारोगा जी अपने दिली हौसले बयान करते जा रहे थे। भांति भांति की तजवीजें सोची जा रही थी। इरादा पक्का यह था कि एक भी डाकू बचने न पाए, सब गिरफ्तार कर लिए जाए। सब अपनी अपनी कह रहे थे, सिर्फ कमालुद्दीन चुप था। वह चुपचाप कुछ सोचता हुआ चल रहा था। गांव के फासले पर एक नाला था, उस पर एक पुराना सा पुल था। नाला सूखा था, वह सदर सड़क से जरा हट कर था। इसके पास ही 3-4 बड़े बड़े पेड़ थे। वहां पहुंचते ही कमालुद्दीन रुक गया। उसने चारों तरफ देखा और कहा, दारोगा जी, यही जगह ठीक है। यही हम लोगों को ठहर कर देखना चाहिए कि क्या होता है। यह क्यों? मैं तो मौके पर रहूंगा। हुजूर, आपके बाल बच्चे हैं, आप नौजवान हैं। नौकरी में पेट भरने जितनी तनख्वाह मिलती है, जान देने जितनी नहीं। आप पहली बार मुहिम पर आए हैं, वे लोग पक्के खिलाड़ी हैं। आप मतलब से मतलब रखिए, वरना यहाँ से जीता जागता लौटना मुश्किल है। संध्या हो रही थी। दारोगा जी और कांस्टेबल सभी ने कमालुद्दीन की बातें सुनी। सब सन्न हो गए। दारोगा जी का धीरज भी भागने लगा और जोश भी ठंडा पड़ गया। उन्होंने सोचा चिड़िया का शिकार करना और डाकू से लड़ना एक ही बात नहीं है। उन्होंने कहा, तब तुम्हारी क्या राय है? यहीं चुपचाप बैठिए। इसके बाद वे लोग शर्तिया यहीं से होकर गुजरेंगे। आप पेड़ पर चढ़ जाइए और जो कुछ नजर आए देखते रहिए। हम लोग पुलिया में छिपे बैठे रहेंगे। इससे फायदा, सरकार के आदेश का पालन भी हो जाएगा और जान भी जोखिम में न जाएगी। मगर कमालुद्दीन, अगर वे लोग ना आए तो? हुजूर, वे आएंगे जरूर और इस मनहूस बनिए को लूटेंगे भी, और हम कुछ न कर सकेंगे। दारोगा जी वहीं बैठ गए। डाकू पकड़ने का उत्साह अब बहुत कम रह गया था। उन्हें सलामती से वापस जाने में ही भलाई दिखती थी। कमालुद्दीन ने कहा, हुजूर, ये वारदातें तो रोज के धंधे हैं। क्या हम लोगों के सिर कोई गाजर मूली है जो उन्हें हम हथेलियों पर लिए फिर रहे हों? हाँ, जाब्ते की कार्रवाई होनी चाहिए। दारोगा जी ने सिपाहियों से कहा, क्यों भाइयों, तुम्हारी क्या राय है? हुजूर, कमालुद्दीन ठीक कहता है, यहाँ जान किसे भारी है। हाँ, जाब्ते की कार्रवाई होनी चाहिए। दारोगा जी ने घबरा कर कहा, जाब्ते की कार्रवाई किस तरह होगी कमालुद्दीन? वह सब मैं अर्ज करूंगा, आप देखते रहिएगा। वह तरकीब काम में लाऊंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तब तो हम लोग यहीं से फायर करेंगे। खुदा के लिए ऐसा न करना हुजूर, इससे डाकुओं का कुछ न होगा,
हमारी कमबख्ती आ जावेगी। अंधेरा बहुत हो गया था। एकाएक घोड़ों की टाप की ध्वनि सुनाई दी। कमालुद्दीन ने कहा, हुजूर, वे लोग आ रहे हैं, खबरदार रहिए, आप पेड़ पर चढ़ जाइए, हम इस पुलिया के नीचे घुस बैठते हैं। कमालुद्दीन और उसके साथी बिना विलंब किए पुलिया के नीचे घुस बैठे। घोड़ों की टाप निकट सुनाई दे रही थी। दारोगा जी अकेले पेड़ के पास खड़े थे। एक साइकिल सर्र से निकल गई और क्षण भर में ही सीटी की आवाज सुनाई दी। दारोगा जी को पसीना आ गया। उन्होंने दबी जबान में कहा, कमालुद्दीन, मेरे जूते का फीता खोलो, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, जल्दी। हुजूर, खड़े मत रहिए, जल्दी पेड़ पर चढ़िए। एक साइकिल और सर से निकल गई और सीटी की आवाज गूंज गई। दारोगा जी के शरीर से पसीना बह निकला। वे लेट कर खिसकते खिसकते नाले के मुंह पर आए और बोले, कमालुद्दीन, मुझे भी यहीं छिपाओ। ओह साला, जूते का फीता खुला ही नहीं। कमालुद्दीन ने चुपचाप उनका मुंह भींच लिया। सवार पुल पर होकर गुजर रहे थे। एक आदमी पुलिया पर खड़ा रह गया। कमालुद्दीन ने संकेत से दारोगा जी से कहा, उसे अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो बहुत मतलब हल हो सकता है। चुप रहो, साले के हाथ में 6 नाला पिस्तौल है, दारोगा जी ने कांपते हुए स्वर में कहा। और वे लोग दम रोककर मुर्दों से बाजी लगाकर पड़ गए। नायक छत पर खड़ा था। उसके एक हाथ में सर्च लाइट और दूसरे में भरा हुआ रिवॉल्वर था। 2 और रिवॉल्वर उसके जेबों में थे। वह प्रत्येक डाकू की गतिविधि का निरीक्षण कर रहा था और साहसिक शब्दों में अंग्रेजी में प्रत्येक को आज्ञा दे रहा था। द्वार पर 2 डाकू बंदूक ऊंची किए मुस्तैद थे, गृहपति और गृहिणी। बीच आंगन में चारपाई पर चुपचाप बैठे थे। उनके सिर पर पिस्तौल ताने एक डाकू खड़ा था। डाकू घर में से माल लाला कर गट्ठर में बांध बांध कर आंगन में ढेर कर रहे थे। सब काम चुपचाप हो रहा था। बीच बीच में बाहर के प्रहरियों की सांकेतिक सीटी, नायक की अस्फुट आज्ञा और सांप की भांति लहराती हुई उज्जवल सर्च लाइट की रोशनी, बस इसी का अस्तित्व था। रात खूब अंधेरी थी। घर के एक कोने से किसी बालिका के चित्कार की ध्वनि आई और बंद हो गई। नायक ने सांकेतिक भाषा में पूछा, क्या है, और उसे कुछ भी उत्तर न मिला। वह एकदम से आंगन में कूद पड़ा और गृहपति से पूछा, यह चिल्लाया कौन? गृहिणी ने मारमाहत भाषा में कहा, मेरी लड़की, वो अपने कमरे में छिपी थी। तुम लोगों के डर से हमने उसे छिपा दिया था। कोई पापी उसे सता रहा है। हाय, तुम्हें भगवान का भी भय नहीं? गृहिणी ने हृदय विदर्ण करने वाली हाय की। नायक बिजली की भांति लपक कर वहां पहुंचा। देखा कि एक किशोरी बालिका धरती पर बदहवास पड़ी है। उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है और वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे हैं, और एक डाकू उसके साथ पाशविक कर्म किया चाहता है। डाकू के सावधान होने के प्रथम ही नायक की गोली ने उसकी खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने बालिका के मुंह से वस्त्र खोला और सहारा देकर उसे खड़ा किया। गोली चलने और एक आदमी की खोपड़ी चूर चूर होने तथा अपने ऊपर भयानक आक्रमण होने से बालिका विमूढ़ हो रही थी। वह थर थर कांप रही थी और उसकी दृष्टि जमीन पर झुकी हुई थी। वह रो भी न सकती थी। नायक ने धीरे से घुटने के बल बैठकर करुण कोमल स्वर में कहा, बहन, इस पतित पापी को क्षमा कर दो। इस दुष्ट को अब दंड मिल चुका है। बालिका ने साहस करके नायक की ओर देखा। वह कुछ देर स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती रही। अभी भी नायक के हाथ में पिस्तौल थी। नायक घुटने के बल सिर झुकाए खड़ा क्षमा बहन, क्षमा, यह शब्द बार बार कह रहा था। बालिका साहसपूर्ण नायक के पास आई और उसका नकाब पकड़कर खींच लिया। तप्त अंगार के समान नायक का मुख, नाम मात्र की रेखा के समान उसकी मूछें और आंसू से छलछलाती हुई उसकी बड़ी बड़ी आंखें, अनुनय के लिए फड़कते हुए होठ, यह देखकर बालिका स्तभित रह गई। उसने रोना चाहा पर रो न सकी, क्रोध करना चाहा पर क्रोध भी न कर सकी। उसने नायक की ओर से मुंह फेर लिया। नायक धरती में लेट गया। उसने बालिका के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया। बालिका का भय अब कुछ दूर हो गया था। उसने कुछ क्रोध और कुछ दुख भरे स्वर में कहा, ऐसे भले हो तो यह काम क्यों करते हो? बालिका के होंठ कांपने लगे। युवक ने कहा, बहन, यह सब इस अभागे देश के लिए, जिसके लिए हमने प्राण और शरीर दे दिया। इस धन का खरीदा हुआ एक अन्न का दाना भी हमारे लिए गोमांस के समान है। हम निरुपाय होकर ही यह सब काम करते हैं। फिर इसे क्यों मार डाला? इस पापी का अपराध इससे भी अधिक था। यह दंड पाकर भी अब भी अपने पापों से वह मुक्त नहीं हुआ है, जब तक तुम उसे क्षमा न करो। इसने हमारे दिल को छिन्न भिन्न कर दिया। पृथ्वी भर की सारी स्त्रियां हमारी बहनें हैं। यही तो हमारा व्रत है। युवक नायक का सुंदर मुख लाल हो गया। उसके चारों ओर उज्जवल आभा फैल गई। उसने टपाटप आंसू गिराते हुए कहा, बहन, इस पापी को क्षमा कर दो, वरना मैं स्वयं को गोली मार लूंगा।
उसने पिस्तौल उठाकर अपने सिर में लगा दी। बालिका दौड़ी। उसने पिस्तौल युवक से छीन लिया, फिर क्षण भर चुप रही। उसके बाद उसने भर्राए हुए स्वर में कहा, खड़े हो जाओ, जमीन में क्यों पड़े हो? युवक ने कहा, मेरे साथी को जब तक तुम क्षमा न करोगी मैं यहीं खड़ा रहूंगा। या तो क्षमा करो या मुझे गोली मारो। पिस्तौल तुम्हारे हाथ में है, उसमें अभी भी 4 गोलियां बाकी हैं। निशाना साधने की जरूरत नहीं, मेरी खोपड़ी में लगाकर घोड़ा दबा दो। युवक नायक की आंखें सूख गई। उसके स्वर में तीखापन भी था। बालिका आगे बढ़ी। उसने युवक का हाथ पकड़ लिया और कहा, उठो उठो। तब क्षमा किया। बालिका रोने लगी। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गई। युवक ने उसका आंचल आंखों से लगाया और कहा, बहन, अपने भाई को कुछ आज्ञा करो। बालिका चुप रही। युवक ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं तो हम यह धन नहीं ले जाएंगे। कहो क्या कहती हो? बालिका कुछ न बोली। युवक कुछ देर तक तो बालिका को देखता रहा, फिर वहां से तेजी से बाहर आ गया। बाहर लूट का सामान इकट्ठा था। सब डाकू चुपचाप नायक की प्रतीक्षा में खड़े थे। नायक ने अधिकार संपन्न स्वर में कहा, यहाँ से एक भी पाई नहीं ले जाएगी। तुम लोग सब बाहर चले जाओ और वहां उस कमरे में तुम्हारे साथी का शव पड़ा है, उसे भी साथ ले जाना होगा। शव को लेकर डाकू लौटने लगे। सबके पीछे नायक सिर नीचा किए जा रहा था। पीछे से किसी ने मृदु स्वर में कहा, ठहरो। युवक ने रुक कर देखा, बालिका है। वह लौटकर उसके सम्मुख आकर खड़ा हो गया। उसने तीखे स्वर में कहा, क्या कहती हो? लौट कर क्यों जा रहे हो? यह हमारी मर्जी है। यह सब ले क्यों नहीं जाते? यह भी हमारी मर्जी है। क्या नाराज हो गए? बालिका रो उठी। नायक की आंखें भी भीग गई। उसने कहा, तुम्हारा क्रोध अपने भाई के ऊपर से नहीं गया, उस भाई के ऊपर से जिसने जीवन से मृत्यु तक साथ देने वाले साथी को पागल कुत्ते की भांति मार डाला, सिर्फ बहन का अपमान करने के कारण, और जिसने उस पाप को अपने हृदय पर ग्रहण कर क्षमा मांगी। तुम लोग हमारी अज्ञात बहनें हो, जो उन साहसी भाइयों के दुख को नहीं जानती, जिनके हृदय धाए धाए जल रहे हैं, जिन्होंने जवानी की सारी वासनाएं त्याग कर संन्यास ले लिया, जो फांसी की रस्सियां गले में डाले मृत्यु को ढूंढते फिरते हैं, जिन्होंने मृत्यु को वरा है, और जिनसे अपनी लाखों बहनों का नंगा भूखा रहना नहीं देखा जाता। तुम लोग उनसे सहानुभूति तक नहीं रख सकती। तुम्हारे छोटे से घर की 4 दीवारी ही तुम्हारे जीवन और अस्तित्व का केंद्र है। तुम भारत की अयोग्य पुत्रियां हो। जब तक तुम स्वार्थ और अज्ञान के गड्ढे में हो, देश की करोड़ों बहनों की गुलामी दूर नहीं हो सकती। सतर्क स्वर में युवक ने इतनी बातें कही। बालिका रो रही थी। उसने धीरे धीरे आकर युवक का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे तुम्हें ले ही जाना होगा। तुम्हारा दिल दुखेगा। तुम न ले जाओगे तो मैं अपनी जान खो दूंगी। युवक नायक ने साथियों को संकेत किया। वे रुक गए। वह गृहपति के पास जाकर बोला, क्या आपके पास और भी धन संपत्ति है? नहीं, अब कुछ नहीं है। तो इसमें से जितना चाहो रख लो। गृहिणी प्रभावित हो रही थी। उसने एक भारी सा सोने का जेवर उठाकर कहा, वैशाख में तुम्हारे बहन की शादी करनी है, उसके लिए यह काफी है। मेरे पुत्रों, जाओ, यह सब तुम ले जाओ। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। युवक ने गृहिणी के पैर छुए। साथियों ने गट्ठर उठाए और चल दिए। बालिका युवक के पीछे जा रही थी। जब उसने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा, उसने पुकारा, भाई। युवक हर्ष से विह्वल हो उठा। लौट कर बोला, कहो बहन, क्या कहती हो? तुम्हें आना पड़ेगा, बालिका ने मंद मुस्कान में कहा। उस अभेद अंधकार में वह मुस्कान तो न देख सका, पर अनुभव करके बोला, आऊंगा बहन। नाम तो बताओ। देवी सिंह। अच्छा, वैशाख कृष्ण तेरस, याद रहेगा? बालिका ने फिर पूछा। अवश्य, यदि स्वाधीन रहा तो जरूर आऊंगा। आना ही पड़ेगा। आऊंगा बहन। नायक हंस पड़ा, फिर रो पड़ा। उसने बालिका के पैर छुए और मंडली सहित अंधकार में डूब गया। दारोगा जी, अब आप निकल आइए, वे लोग चले गए हैं। अच्छी तरह देखभाल लो भाई, बेकट के निकल आइए। दारोगा जी ने निकलकर वर्दी झाड़ी और जूते के फीते कसते हुए बोले, इन साले जूतों ने तो आज मरवाया था। कमालुद्दीन ने कहा, खैर, अब जाब्ते की कार्रवाई करनी चाहिए। जाब्ते की कार्रवाई कैसी? 2 सिपाहियों को गांव के पूरब की ओर जाकर फायर करने को कहिए। 2 सिपाही पीछे से हवा में फायर करेंगे। आप यहीं से तमंचा दागना शुरू कर दें। वर्दी फाड़ डालिए और सिपाहियों की वर्दियों को भी चीथड़े चीथड़े कर डालिए। इसके क्या माने? आखिर डाकुओं से मुठभेड़ क्या मामूली बात है? दारोगा जी इस भय की घड़ी में भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, उस्ताद तुम्हारी अकल को मान गए। उन्होंने पिस्तौल ऊंचा करके 4-5 फायर कर दिए। कमालुद्दीन ने माता दीन की पीठ पर हाथ मारकर कहा, देखते क्या हो, पूरब की ओर ही दौड़े जाओ। हाँ, वर्दी को फाड़ दो और 2-4 हवा में फायर कर दो। थोड़ी ही देर में बंदूकों और पिस्तौलों की आवाज सुनकर गांव भर में हलचल मच गई।
दारोगा जी वर्दी फाड़े नंगे सिर कीचड़ में सने हुए दल बल सहित लाला जी के घर पर आ धमके। साथ ही गांव के हजारों आदमी भी थे। लाला जी सिर नीचा किए बाहर आए। दारोगा जी पलंग पर बैठ गए और बोले, रिपोर्ट लिखवाओ लाला, आज जान हथेली पर करके डाकुओं का मुकाबला किया गया है। कहो क्या क्या गया और क्या क्या रहा। लाला जी ने दबी जबान में कहा, हुजूर आपकी दया से डाकू भाग गए हैं। वे भाई की विदाई कुछ भी न ले जा सके। दारोगा जी की बाछें खिल गई, परंतु कमालुद्दीन चक्कर में थे। उन्होंने संकेत से दारोगा जी से कहा, यहाँ कुछ तो दाल में काला नजर आता है। यह क्या? यह नामुमकिन है कि डाकू बिना कुछ लिए भाग गए हों। हाँ, यह तो साफ है। फिर लाला ऐसा क्यों कहता है, यही तो पूछना है। दारोगा जी ने डपट कर कहा, ठीक रिपोर्ट लिखवाओ लाला जी। कमालुद्दीन, इन्हें ले जाओ, जरा लाला के होश ठीक कर दो, शायद ये यहाँ घबरा रहे हैं। कमालुद्दीन लाला को एक तरफ ले गया। कुछ क्षण में बातचीत समाप्त हो गई। मुनासिब रिपोर्ट लिखकर दारोगा जी दल बल सहित वहीं सो रहे। सुबह उनके लिए पूरियां तली गईं। खूब डटकर मुट्ठी गर्म करके दारोगा जी ने थाने की राह ली। रोजानामचे में लिखा गया, खादिम खुद मौके पर चंद बहादुर सिपाहियों को लेकर पहुंचा। डाकू 40 के करीब थे, सब हथियार बंद। रात भर गोली चलती रही, यहाँ तक कि मेरी और सिपाहियों की वर्दियां भी फट गई और चोटें भी आई। मगर डाकू बहुत ज्यादा थे और सब हथियार से लैस थे। वे भाग गए, मगर डाका न पड़ सका और एक पाई का भी माल लूटा नहीं जा सका। कहना नहीं होगा कि दारोगा जी की कारसाजी की खूब तारीफें की गई। वैशाख, कृष्णा तेरस थी। कृष्णा का आज ही विवाह था। घर में धूम थी, बारात आ गई थी। ज्यों ज्यों दिन ढल रहा था, कृष्णा का उद्वेग बढ़ता जाता था। वह प्रति क्षण देवी सिंह के आने की प्रतीक्षा में थी। संध्या हो गई, दिए जल गए, द्वार पर बाजे बज रहे थे, बारात भोजन कर रही थी, लोग दौड़ धूप रहे थे। कृष्णा अब भी उस आगंतुक की प्रतीक्षा में थी। एक दुबला पतला युवक आया और इधर उधर देखकर घर में घुस गया। उसका वेश साधारण था। उसने गृहपति को पहचान कर कहा, लाला जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। देवी सिंह आज आएगा। लाला को भी उसकी प्रतीक्षा थी। उन्होंने सतर्क दृष्टि से युवक को देखकर कहा, तुम कौन हो? मैं देवी सिंह का संदेश लाया हूँ। वे कहाँ हैं? यह मैं नहीं बता सकता। कृपा कर क्षण भर के लिए कृष्णा बहन से मेरी मुलाकात करा दीजिए। लाला ने चुपचाप उसे गृहिणी के पास पहुंचा दिया। कृष्णा ने उसे देखा और कहा, क्या वे ना आ सकेंगे? नहीं बहन, यह संभव ही न रहा। उन्होंने क्षमा मांगी है और आशीष दी है। वे कहाँ हैं? बालिका आशंका से पीली पड़ गई। निकट ही, पर देख न सकोगी। क्या कैद हो गए हैं? सब कुछ हो गया बहन। क्या हो गया? खुलासा कह के कहो। नहीं, आज इस समय वह बात कहने योग्य नहीं है। युवक ने बड़ी ही कठिनता से उमड़ते हुए हृदय को रोका। बालिका सूख गई। उसने कहा, तुम्हें कहना होगा। नहीं बहन, न कह सकूंगा। कहो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। वह रोने लगी। युवक ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी आज्ञा में टाल नहीं सकता बहन। उन्हें फांसी की सजा हो गई है। बालिका आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। उसके मुंह से बोल न निकला। युवक ने दूसरी ओर मुंह फेर कर कहा, कल प्रातःकाल 5 बजे उन्हें फांसी होगी। आज का मंगल कार्य समाप्त होने के लिए ही उन्होंने 1 हफ्ते की अवधि ली थी। बालिका अब भी मुंह फाड़े खड़ी थी। वह बेंत की भांति कांपने लगी। वह मूर्छित सी हो रही थी। युवक ने गृहिणी की सहायता से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसने कहा, बहन, मैंने समझा था तुम वीर भाई की वीर बहन हो, सब सुनोगी। मुझ में साहस है, पर मैं विवाह नहीं करूंगी। नहीं बहन, अगर तुम विवाह नहीं करोगी तो वे कल हंसते हुए और गाते हुए फांसी पर न जाएंगे। वे विरोध करेंगे और उन्हें घसीट कर ले जाया जाएगा। यही उनका निर्णय है। क्या यह ठीक होगा बहन? उनकी आज्ञा क्या है? बालिका ने रोते हुए कहा, तुम्हारा विवाह ठीक ठीक सकुशल समाप्त हुआ है। यह मैं अपनी आंखों से देखूं और उन्हें समय पर सूचना दे दूं। विवाह हो जाएगा, तुम देख लेना। बालिका के चेहरे पर मुर्दनी छा रही थी, पर आंसू न थे। उनका एक और भी संदेश है। वह क्या है? उन्होंने कहा है कि अब तुम्हारी जैसी वीर बालाओं को देश के लिए बलिदान होने की जरूरत है। उनसे कहना, मैंने आज से अपने प्राण और शरीर देश के लिए दे दिए, पर मैं उनका पथ न ग्रहण कर सकूंगी। बहन, प्रत्येक प्रतिभाशाली मस्तक अपने पद का निर्माता खुद है। एक और निवेदन है। युवक ने बगल से नोटों का एक बंडल निकाला और कहा, कुल 10,000 हैं। जब तक हम में से एक भी जीवित है, आज से इसी समय प्रति वर्ष इतनी ही रकम आपको इसी स्थान पर मिलती रहेगी। आप चाहे जहां भी रहें, आज के दिन इस समय यहीं उपस्थित रहें। उसने नोट बालिका के आगे बढ़ाए। बालिका ने कहा, जब तक तुम में से एक भी जीवित है,
यह रकम तुम मेरी तरफ से देश के लिए किसी अच्छे काम में लगाते रहो, पर प्रतिज्ञा करो कि भविष्य में यह रकम किसी अनुचित मार्ग द्वारा प्राप्त न की जाएगी और कभी भी कहीं भी हिंसा उपयोग में न लाई जाएगी। आपकी आज्ञा का यथावत पालन होगा और आपको उसकी कैफियत मिल जाएगी। इसके बाद बातचीत बंद हुई। विवाह मंडप पे मंगल वाद्य बज रहे थे। पुरोहित उपस्थित थे। बालिका चुपचाप विवाह वेदी पर जा बैठी। विवाह कार्य संपन्न हुआ। युवक उसी रात विदा हो गया। वह जेल की फाटक पर उपस्थित थी। विवाह की हल्दी उसके शरीर पर थी और कंगन हाथ में। लाश उसने ले ली। उसने देर तक उस वीर युवक का तेजपूर्ण मुख देखा। अभी भी शरीर में कुछ गर्मी और चेहरे पर लाली थी। उसने अपने आंचल से उसका मुंह पोंछा, रोली का टीका लगाया, राखी भी बांधी और माथा टेककर प्रणाम किया। इसके बाद उसने वहीं खड़ी होकर मन ही मन कुछ प्रण किया और चल दी। अपना अनमोल समय इस कहानी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।